इनको याद और रही दिलाना बात चाहता प्रभु श्री राम हूं की जब तो मानवर यही प्रभु श्री राम हमारे सुन लीजिए, प्रभु श्री राम हमारे काल्पनिक नहीं है। प्रभु श्री राम हमारे इतिहास है, वर्तमान है, हमारे भविष्य है, एक आदर्श है। और अयोध्या कोई सामान्य अयोध्या नहीं है, और ये मंदिर कोई सामान्य मंदिर नहीं है। ये 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के इतिहास के बाद आज ये दिन देखने को आया है। और रही बात आप कह रहे हैं, मैं पूछना नहीं, और जो बाद में न्यायालय की टिप्पणी आई, तमाम वो जो अवशेष मिले, तमाम वो जो घटनाएं घटी सरयू में, तो जिस तरीके से खून की नदियां बही थी, वो सब संविधान के सम्मत किया गया था। ठीक है, जवाब दीजिए ना। प्रोफेसर भुवन, एक विशेष वर्ग संप्रदाय को आगे बढ़ाने की बात जब मैं इतना कहना चाहता हूं, तब वो संविधान सम्मत था। सुन लीजिए, देखिए मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी से, कंधार में रेड कारपेट पे बैठा के बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, प्रोफेसर है विशाल मिश्रा जी। बीजेपी ने तो अपना प्रवक्ता भेजा ही नहीं। मैं बार बार फिर अपील कर रहा हूं, बीजेपी अपना प्रवक्ता भेजे, और अगर नहीं भेजेगी तो जनता के बीच ये मैसेज जा रहा है कि आप डिबेट से भाग रहे हैं, बीजेपी डिबेट से भाग रही है। सर भुवन जी, सर मुझे बोलने दीजिए सर। मैं प्रोफेसर साहब से बताना चाहता हूं, यही भारतीय जनता पार्टी है जो कंधार में आतंकवादियों को रेड कारपेट पे बैठा के छोड़ के आई। ये इतिहास में दर्ज है। यही भारतीय जनता पार्टी है जो हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी के खिलाफ डाकू तहसीलदार सिंह को टिकट देने का काम करती है। ये देश ने देखा है। और राम हमारे लिए सामाजिक न्याय के प्रेता है। सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है? उन्होंने सबरी के झूठे बेर खाने का काम करा। उन्होंने क्या काम करा? सभी जाति के लोगों को साथ लेकर उनको जोड़कर उस युद्ध को एकता का परिचय दिया। सभी जाति को साथ लेकर उन्होंने युद्ध को जीता। वो चाहे तो अकेले भी जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने जो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लड़ी, सबको साथ में लेकर जो लड़ाई लड़ी, वो हम समाजवादियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ठीक है, मैं डिबेट में आगे बढ़ूं। प्रत्युष जी, मैं आ रहा हूं विशाल जी, मैं आ रहा हूं। मैं डिबेट में आगे बढ़ूं, लेकिन जो दो बयान हैं, उन दो बयानों को सुनना जरूरी है। हम बार बार कह रहे हैं ना कि अब वहां पर भव्य राम मंदिर बन चुका है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी, और पूरे देश भर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, लग रहा है देश भर में एक उत्सव सा माहौल है। लोग बहुत खुश हैं। उनको लग रहा है कि इतने दिनों के बाद जो सनातनियों की आस्था और जो वो चाहते थे वो पूर्ण हो रहा है, वो कार्य पूर्ण हो रहा है। लेकिन बार बार कार सेवकों पर गोली, बाबरी विध्वंस, इसकी याद कैसे दिलाई जा रही है, आप देखिए। न्यायपालिका के निर्देश के बिना, किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वो सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। देखिए, संविधान की रक्षा की गई थी, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था। वहां पर जब कोर्ट का स्टे था, यथास्थिति बनाए रखनी थी, तो बताओ वहां पर जो विवादित ढांचा था, जो बाबरी मस्जिद थी, तो बताओ उस पर जब तो वहां की जिम्मेदारी थी, इस कोर्ट के अनुसार यथास्थिति बनाए रखनी थी, तो किसने उस पर तो संविधान के उल्लंघन किया था? किसने संविधान का उल्लंघन किया था? प्रोफेसर विशाल जी, जवाब दीजिए। प्रत्युष जी, अभी हमने सुना कि हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे थे मान्यवर कि हम जाएंगे 22 तारीख के बाद, और मतलब इसी भी कैपेसिटी में नहीं जाएंगे, प्रभु श्री राम के भक्त होने की कैपेसिटी में जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो इस पर मैं तो एक चौपाई कहना चाहूँगा कि तुलसी अपने राम को रीझ भजे या खीज, और खेत पड़े पर जामी है उल्टा सुल्टा बीज। तो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हम तो रीझ के जा रहे हैं, लेकिन आज जब ये कहा जा रहा है तो इसमें ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि चाहे खींच कर ही सही, लेकिन कम से कम अब जो लोगों ने कारसेवकों पर गोलियां चलवाई और कहा जा रहा है कि हमने संविधान सम्मत कार्य किया था, संविधान को बचाने के लिए कार्य किया था, कम से कम वो भी प्रभु श्री राम को मान रहे हैं। और वो भी मान रहे हैं जो कहा करते थे कि प्रभु श्री राम काल्पनिक हैं। अरे मान्यवर, प्रभु श्री राम हमारे उत्तम ही नहीं उत्तमोत्तम है।
वो हमारी संस्कृति के, हमारी परंपरा के प्रतीक हैं, वो सबके राम हैं जी। लेकिन चलिए, अच्छी बात है कि कम से कम अब मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी, वीएचपी, आरएसएस और हिंदुवादी संगठनों ने अपोजिशन को मजबूर कर दिया कि वो रामलला के दर्शन करने आए, आप ये कहना चाह रहे हैं? अरे तो प्रत्युष जी, मैंने कहा ना, प्रोफेसर भुवन, रीझ भजे या खींच। प्रोफेसर भुवन, कम से कम मैं आ रहा खींच करी सही, हूं। फाजिल जी और नासिम भाई, आप दोनों के पास मैं आ रहा हूं जी। मैं उससे पहले प्रोफेसर भुवन को नहीं जाएंगे, प्रोफेसर भुवन तारीख के बाद जी आएंगे। और ये बहुत अच्छा, प्रत्युष जी, ये बहुत अच्छा देखिए, संकेत है कि हमारी भारतीय संस्कृति, परंपरा, आस्था, प्रतीकों की पुनर्स्थापना हो रही है। ये वास्तव में अमृतकाल चल रहा है भारत का। लेकिन सवाल यही मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप एक विशेष वर्ग को देखकर अपनी नीतियों का परिपालन करते हैं तो क्या वो संविधान सम्मत होता है? आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे, प्रभु श्री राम के सबरी के द्वारा दिए गए बेर को खाने की बात कर रहे थे, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी सरकार में एक सामाजिक न्याय की बात अगर की गई थी तो केवल एक विशेष जाति के लोगों को ही नौकरियों में क्यों वरीयता दी गई थी? मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपको मुकदमा वापस लेना था तो एक विशेष धर्म, जाति, वर्ग के लोगों को ही देखकर क्यों वापस ले जाने की पैरवी की जा रही थी? सबके लिए कर देते, राम राज्य की बात कर देते कि हम सबको वापस कर रहे हैं, सबको एक बार समाज की मुख्यधारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तब नहीं, तब वोट बैंक दिखता था। और आज कहा जा रहा है कि नहीं, हमने जो कुछ भी किया वो बचाने के लिए किया संविधान को। वाह, गजब सामाजिक न्याय की परिभाषा है। अपने लिए किया जाए, अपने वर्ग के लिए किया जाए, किसी विशेष वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रखकर किया जाए, वो कितना ठीक है। प्रोफेसर भुवन जवाब की जा रही है। वाह, देखिए, मैं कहना चाहता हूं, सामाजिक न्याय की अगर सरकार कोई चली है तो केवल माननीय, इनको थोड़ा शांत कराइए प्लीज, इन्हें शांत कराइए, शांति है। मैं इनसे कहना चाहता हूं, सामाजिक न्याय की अगर कोई सरकार चली है तो केवल माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार चली है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हमने लैपटॉप देने का काम करा तो हमने ना हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा, ना सिख देखा, ना ईसाई देखा। जब हमने वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेस वे बनाया, आगरा से लखनऊ तक का एक्सप्रेस, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी हरकुलस लेके चले, तो हमने उस रोड पे हिंदू भी चल रहा है, मुसलमान भी चल रहा है, सिख भी चल रहा है, ईसाई भी चल रहा है। हमने इकाना स्टेडियम बनाया, उसमें देश के नहीं पूरे विश्व के लोग खेल रहे हैं। और योगी जी शपथ कहां ले पाते अगर माननीय अखिलेश यादव जी कान्हा स्टेडियम नहीं बनाते? मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हमने वर्ल्ड क्लास में मेट्रो लाए, यह माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। और आप तो मेरे साथी एनसीआर में रहते हो, ये एलिवेटर रोड गाजियाबाद में जो बनी है, ये माननीय अखिलेश यादव जी लाए, जिसमें हिंदू भी चलता है, मुसलमान भी चलता है, सिख भी चलता है, ईसाई भी चलता है। तो अगर सामाजिक न्याय की कोई सरकार चली है इस प्रदेश में तो केवल माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चली है। ठीक है, फाजिल भाई, मैं आ रहा हूं।